सुबह सवेरे वीनस के साथ सुनहरी रोशनी के साथ साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे में साजिद हुसैन और फ़ायदा कामरान का अस्सलाम वालेकुम। और सुबह सवेरे हफ्ता और इतवार आप देखते हैं और कोशिश करते हैं हम कि इन्फॉर्मेटिव आपके लिए प्रोग्राम लाएं ताकि आपकी सुबह अच्छी हो। और फिर चूँकि अगस्त चल रहा है और अगस्त में 14 अगस्त से पहले सब ने 14 अगस्त और तैयारियां कर रखी हैं जश्न आज़ादी की। 78 बरस का हो गया पाकिस्तान और पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए सब दुआएं कर रहे हैं। और आज हमने भी अपने सेट पे सवाल से काफ़ी तैयारियां की हुई हैं। आज आप भी हमारे भी लगे हुए हैं पाकिस्तान के बैच और कुछ पाकिस्तानी सेट पर भी मौजूद हैं, कुछ सिंगर भी हैं जो गाना भी आपको सुनाएंगे। मैं तारुफ़ करवाऊँ सबसे पहले जो मेरे मेहमान हैं, आप MQM के फॉर्मर रुकन सिंध असम्बली हैं और गालबन प्रेसिडेंट हैं आप कराची के डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के। पुरानी वाबस्तगी आपकी MQM पाकिस्तान से। गुलाम जलाली साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सर खुशामदीद कहेंगे शो में। कैसे हैं आप? उनके साथ सर फोकस हब के CEO हमारे प्यारे दोस्त सैयद असदुल्ला हमारे साथ मौजूद है। असद भाई आपको भी गुड मॉर्निंग खुशामदीद कहेंगे। उनके साथ हमारे एक बड़े अच्छे सिंगर हैं और उनके साथ उनकी जो म्यूज़िशन है वो भी हैं, खुद भी बड़े अच्छे म्यूज़िशन हैं और हर जगह जो बड़े बड़े इवेंट्स होते हैं आपने उनको सिंग करते देखा। आज हमने उनको मदऊ किया कि आप हमें कुछ मिली नगमे सुनाएं। वन एंड ओनली सर कामरान जाफरी साहब में ज्वाइन किया। सर खुशामदीद हैं कामरान में आपको और शायान आपको। आगाज़ करते हैं सर। 78 बरस का पाकिस्तान हो गया और ये मार्का हमने जीता और ये वाला जो हमारा 14 अगस्त है और ये हमने ट्रिब्यूट किया है अपने शुहदा और गाजियों के लिए। गुलाम जलाली साहब की तरफ पहले बढ़ते हैं। सर शुहदा और गाजियों को हमने ट्रिब्यूट किया है इस बार और मैं जब आ रहा था साइन बोर्ड बिल बोर्ड लगे हुए थे और मेरे ख्याल में जब से 1 अगस्त हुई है तकरीबात का सिलसिला जारी है, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम यहाँ पे जो दोस्त मौजूद हैं उनको जो है वो जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। और जैसा कि इस दफ़ा डिसाइड हुआ कि हमने जो है माह आज़ादी जो है वो 1 अगस्त से ही जो है वो सेलिब्रेट करना है। और आपने देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सियासी पार्टी हों मजहबी पार्टी हों तमाम जो है वो मिलकर जो है वो इस जश्न में जो है वो शरीक हैं और हर पार्टी जो है अपना अपना कंट्रीब्यूशन जो है वो उसमें शामिल कर रही है। तो बेसिकली करना भी चाहिए क्योंकि हम जो है आज हमारा मुल्क जो है और हम 78 साल के हो गए और इस हिसाब से देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूशन है वो हमारी पाक फ़ौज का है, उनकी कुर्बानियों का है। चाहे वो सैचन का महाज हो, चाहे वो इंडिया का बॉर्डर हो, जहाँ पे भी आप देखें आप जो है ट्राइबल एरियाज़ में देख लें जो इस सूरत हाल है। तो इन तमाम में जब तक हमारी पाक फ़ौज जो है वो उसमें हिस्सा नहीं ले रही, उस बॉर्डर को सिक्योर नहीं कर रही, उस वक्त तक हम आराम से नहीं सो पाते। और आज हम यहाँ जो इतनी आज़ादी से बैठे हुए हैं और हम जश्न आज़ादी के मज़े लूट रहे हैं तो इसमें तमाम क्रेडिट जो है हमारी पाक अफवाज को जाता है और उसके साथ साथ तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक इस तमाम चीज़ों में जो है वो अपना किरदार अदा किया और आज हम सुकून के साथ यहाँ बैठे हुए हैं और जश्न आज़ादी के जो है वो। सियासतदानों का कितना कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान की तरक्की में, खुशहाली में? बहुत सारे सियासतदान शहीद हुए, बड़े दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, बहुत सारे ज़ख्मी हुए, फिर जमहूरी और पार्लिमानी निज़ाम के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं सियासतदानों की। लेकिन वो मुल्क जब भी तरक्की करता है जब उसमें जो है सियासत फलती और फूलती है। और मैं समझता हूँ कि इसमें जो है अगर 78 साल में देखा जाए तो मैं 40 ईयर्स जो है वो जमहूरियत रही है और बाकी जो है एस्टेब्लिशमेंट ने जो है इस मुल्क को चलाया है और दोनों ने अच्छा चलाया। अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर सियासत हो तो उसमें जो है ज़्यादा जो है जमहूरियत का मज़ा होता है और आराम से खुलकर जो है वो आप लोगों के काम भी कर सकते हैं और सारी चीज़ें होती। गुलाम जिलानी, अगर MQM पाकिस्तान में MPA ना होते या प्रेसिडेंट कोरंगी ना होते, सियासतदान ना होते तो क्या होते? देखिए मैं एक सियासी वर्कर होना ही जो है वो अपने आप को ज़्यादा बेहतर फील करता हूँ। अच्छा, क्योंकि पहचान जो है वो आपकी वर्कर से है। ठीक है। बाकी आप जितना ऊपर जाते रहते हैं इतना आपको जो है वो अपने लोगों से दूर होते जाते हैं और दूसरे पोर्टफोलियो में चले जाते हैं। जब क्या आप वर्कर होते हैं तो अपने इलाके में आप जो है वर्किंग कर रहे होते हैं, तमाम चीज़ों को देख रहे होते हैं जिस तरीके से भी है। तो मैंने 88 से जो है वो ज्वाइन की थी। अच्छा। आज मुझे 40 ईयर्स हो गए हैं MQM के साथ
और समझ तो लें कि हमारा- बड़े नशेब व फराज आपने देखे होंगे इस पूरे तवील अरसे में, तो फिर कॉल नहीं आई कभी कि जिलानी साहब इधर आ जाएं, कोई दूसरी पार्टी तब्दील? नहीं, कॉल्स आती रहती हैं। कॉल्स आने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने मोटिव से हट जाएं अच्छा। और आप जो है जिस तरह इस 2023 से लेकर आज तक का जो सिनेरियो है कि इसमें ज़्यादातर लोग जो है वो मूव किए, अच्छा। लेकिन वो मूव करना जो है वो टेम्परेरी होता है। जब तक आप अपनी सीट पर मौजूद हैं, अपने विजन के साथ खड़े हुए हैं, अपनी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, तो आपके अंदर जो है वो एक इस्तकामत है और पार्टी जो है उसी तरीके से रन करती है। ऐसा नहीं है कि आज मैं MQM में हूँ, कल मैं पीपल्स पार्टी में चला गया, परसों मैं जो है नून लीग में चला गया, फिर PTI में चला गया। तो आज मैं अगर यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे पास सीट नहीं है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रांग खड़ा हूँ। तो वो क्यों जाते हैं? वैसे आप सियासतदान हैं, अच्छा जवाब देंगे। रज़ा हारून साहब पीपल्स पार्टी में चले गए। सर ये तो रज़ा हारून बेहतर बता सकेंगे। क्यों जाते हैं लोग? कोई ऑफर आती है, कोई पैसा वैसों की जिलानी साहब? बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप से दिल बर्दाश्त हो जाते हैं। हाँ। कि यार मतलब, लेकिन ये है कि अब मेरे पास अगर सीट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं MQM छोड़कर जो है वो पीपल्स पार्टी में शामिल हो जाऊँ। इलेक्शन से पहले मेरा बहुत इक़्तिदार का हुसूल है, सारा मज़ा इक़्तिदार का है। ये इक़्तिदार की लालच में पार्टियां तब्दील होती हैं। नहीं, इक़्तिदार वहाँ पे अभी वो 1.5 साल से 2 साल से रज़ा भाई वहाँ पर हैं, नहीं क्या उनको मिला है? वापस बुला लेंगे उनको, दावत देंगे वापस? सर MQM के दरवाजे तो हर एक के लिए खुले हुए हैं। जब अपनी मर्ज़ी से जाता है तो उसको आने के लिए भी किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। आता है, फिर वो अपना किरदार अदा करे पार्टी में रहते हुए। बहुत सारे लोग गए MQM से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो वापस भी आए हैं और पार्टी का हिस्सा है। पार्टी के भी किसी को मना नहीं करती। अब उन्हें जाना है, आपका दिल नहीं लग रहा पार्टी में, तो दरवाजे खुले में आप जाएं, जाके अपना एक्सपीरियंस करें। हाँ। आना आपने वहीं पर है जहाँ से आप वापस क्या बात है, गए थे, फिर वापस आना ना पड़ जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और असद भाई, आप क्योंकि IT के शोबे को देखते हैं, कुछ दिन पहले आपने एक प्रोग्राम भी ऑर्गेनाइज किया। मैंने देखा MQM के शारिक जमाल साहब अवार्ड देते हुए मुझे नज़र आए। बिल्कुल। कैसे 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं? देखें, हमने माशाल्लाह अभी स्टार्ट किया था इवेंट जो है, हमने अपने एक 14 अगस्त के ही सिलसिले में जो मरकाए हक के नाम से जो है, और साथ साथ हमारा जो एक IT इनिशिएटिव प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमने जो है वो शारिक जमाल भाई को हमने इनवाइट किया। हमने कहा आप आएँ हमारे इवेंट में, और साथ साथ जो है हमारे बच्चों को भी सर्टिफिकेट दें जिसमें उनकी प्रेजेंस भी हुई माशाल्लाह, और उनसे बड़ा अच्छा हमारा ताल्लुक़ भी है। और मतलब ये है कि हमारा कोई पार्टी से ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये है कि हमारे भाइयों जैसा उनसे तो हमारा ताल्लुक हो भी तो क्या है? एक बात है असद भाई, अगर ताल्लुक हो भी तो क्या है? ताल्लुक तो देखें हर किसी से है। अच्छा। लेकिन मैं पार्टी को हाईलाइट कभी भी नहीं करता किसी के भी, इसलिए देखें हम एक शख्स को जानना ज़्यादा बेहतर समझते हैं, ना कि एक पार्टी को। हमारा एक जो शख्स एक कंट्रीब्यूशन जो होती है ना, अक्सर ही होता है ना कि यार वो ठीक है, छुपी हुई हो चीज़ तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। MQM को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल, हमारे ख़ानदान में कुछ MQM वाले भी हैं माशाल्लाह से, और पीपल्स पार्टी में भी हैं। देख ले, हम तो और कुछ फोर्सेस में भी हैं। सियासी बात ज़्यादा से ज़्यादा करें, लेकिन आज हम आपको ऐसा नहीं करने देंगे। आज हमारा टॉपिक 14 अगस्त के हवाले से है। हम ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेशन की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा यौम आज़ादी की बात करेंगे, और इस दफ़ा तो सेलिब्रेशंस डबल हैं। मज़ा दुबाला हो चुका है। जिस तरह हमने भारत के ख़िलाफ़ जंग जीती और उनके तैयारे जो हमने मार गिराए, दुनिया ने देखा और अप्रिशिएट किया, और बिलाखिर भारत ने भी मान ही लिया। उनको मानना ही पड़ा, हत्ता कि उनके मीडिया ने बहुत कुछ दिखाया, लेकिन बाद में वो भी सब फेक साबित हुआ। तो इस दफ़ा जश्न आज़ादी का मज़ा जो है ना, वो दुबाला है। और ऐसे में अगर मिल्ली नगमा ना हो, बिल्कुल चले सुन तो लेते हैं। जाफरी साहब से गाना सुन लेते हैं। कामरान की तरफ चलेंगे। जी बिल्कुल, मेरी तरफ से आप सबको सबसे पहले जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक। बल्कि जो वो डबल खुशी, जैसे कि फ़ायज़ा ने कहा, तो वो भी आपको मुबारक हो। तो मैं एक स्टार्ट लूँगा खूबसूरत से नगमे से, और आई होप कि आप लोग जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो भी पसंद करेंगे और सब ज्वाइन करेंगे। प्लीज़। ऐ वतन प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन प्यारे वतन, तुझसे है मेरी तमन्नाओं की दुनिया पुरनूर। बेशक बेशक।
आज़्म मेरा कभी मेरे इरादे हैं ग़यूर, मेरी हस्ती में अना है, मेरी मस्ती में शऊर, जाऊं फिजा मेरा तो ख़य्युल है तो शीरी है सुखन, ऐ मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। थैंक यू। जबरदस्त जबरदस्त। और बिल्कुल एक आज़ादी एक नेमत है, और इस नेमत का उनसे पूछिए जिनके पास ये नहीं है, जिनके मुल्कों में खाना जंगी है, उनके पासपोर्ट ख़त्म हो गए, उनकी आज़ादी ख़त्म हो गई। अब तो आलम ये है कि उन कौमों को, उन लोगों को कोई पनाह देने के लिए भी तैयार नहीं है। तो ये आज़ादी ऐसे नहीं मिली, इसके लिए हमारे अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और वो सिलसिला अभी तक जारी है। जब मार्काए हक हमने जीता तो फिर मुझे सबसे अच्छी जो अट्रैक्टिव चीज़ लगी तो वो हमारे जो शाहीन थे उन्होंने वो विल लिख ली कि हम जा रहे हैं, या गाजी होके आएंगे या अपना मिशन पूरा करके जामे शहादत नोश कर जाएंगे, वापसी का कोई रास्ता नहीं है। तो ये जज्बा कहाँ से लाएंगे आप? और ये वही जज्बा है कि जिसने 2-3 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि भारत ने हाथ खड़े कर दिए, बस जंग बंदी की जाए। तो दुनिया के कई मुल्क कूदे और पाकिस्तान को कहा स्टॉप। गुलाम जिलानी साहब, ये जज्बा फ़ख्र सर से सीना चौड़ा हो जाता है कि यार हमारे जब शाहीन उड़ान भरते हैं तो फिर बोलते हैं आजा भाई। देखिए ये सूरत हाल 5 दिन पहले अगर आप इसको स्टार्ट करें तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया ने पूरे पाकिस्तान को जो है वो घेर लिया है। कभी वो कराची में जो है वो मलीर पे जो है ड्रोन की बातें कर रहा है, कभी वो मेमनकोट की तरफ जा रहा है, कभी वो सियालकोट की तरफ जा रहा है। मतलब चारों तरफ से ड्रोन ने घेरा हुआ है। कि पूरे 5 दिन में उसने जो है वो पूरे पाकिस्तान को 65 और 71 का बदला लेने के लिए कभी वो लाहौर में जो है वो पोर्ट दरियाफ्त हो रहा था, कभी वो वाघा बॉर्डर के पास जो है ड्रोन गिरा रहा है। लेकिन सिर्फ 3 घंटे की हमारे शाहीनों की जद्दोजहद ने जो है उनके 5 दिन के ऊपर जो है वो जिस तरीके से पानी फेरा, जिस तरीके से उनको मलियामेट किया और उन तैयारों को गिराया जो इस वक्त दुनिया के बेहतरीन जो है वो पायलट में और तैयारों में शुमार होते थे, राफेल। हाँ। और पता चला कि जी वो उनमें बैठने के भी काबिल नहीं रहे। उससे पहले जो है वो उनके बेस पर जाकर हमारे शाहीनों ने जो है ताबड़तोड़ हमले किए और उनके 5 तैयारे जिनमें 3 राफेल भी शामिल थे उनको जो है निस्तो नाबूद किया। और निस्तो नाबूद ही नहीं किया, उसके बाद वापस अपने वतन में आके जो है उन्होंने जो है जश्न मनाया। और वो लोग जो है वो सोचते रह गए कि हुआ हमारे साथ जो है हुआ। सबसे इम्पोर्टेंट गुलाम भाई, दिन की रोशनी में हमने उनके दिन की रोशनी में हमला किया। अज़ान फजर के बाद हमारे शाहीन उड़े हैं, हमने कोई छुप के हमला नहीं किया। देखिए एशिया में अपने आप को वो आईटी का भी सुपर पावर कहता है, सारी चीज़ें कहता है कि जी उसके बाद जो है बेहतरीन निज़ाम था, सारी चीज़ें थी, बेहतरीन तैयारा था, सब कुछ था। लेकिन हमारे पायलट्स ने जितनी बुलंदी पर जाकर जो है वो उसमें इंडिया में दाखिल हुआ और किस तरीके से वो वार कर, तो मैं समझता हूँ कि ये इतना सा सबक उसके लिए बहुत है। जो कभी हमें सियाचिन ग्लेशियर पे जो है वो वार्न कर रहा होता है, कभी वो हमें बॉर्डर पे जो है वो इस तरीके की धमकियाँ दे रहा होता है लाहौर के। तो बहुत है उसके लिए, 3 घंटे ही बहुत है। उतने घंटे में उन्होंने इतना सीख लिया होगा। एक चीज़ और भी प्रूफ होती है ना कि ना सिर्फ दुनिया के बेहतरीन तैयारे, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम आपके पास है, लेकिन दुनिया की बेहतरीन पायलट्स, दुनिया की बहुत बेहतरीन फ़ौज हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सबसे अहम जो किरदार अदा करता है वो हमारे अंदर का जज्बा करता है कि हम अपने मुल्क से कितना जो है वो लगाव रखते हैं, कितना हम अपने मुल्क के संशयर हैं। वो लोग सैलरी पेड लोग हैं, उनको मौत से डर लगता है। हमारे जो लोग हैं, जो हमारे शाहीन हैं, वो शहादत को जो है वो अपने लिए एजाज़ समझता है कि मैं अगर जाऊंगा और मैं शहीद हुआ तो ये मुल्क के लिए कितना बड़ा एजाज़ है कि मैं वहाँ गया और मैं कुछ करके वहीं पे शहीद हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने उनके लिए जो है वो गाजी का रुतबा जो है वो सिलेक्ट किया और वो वहाँ से तमाम चीज़ें कर वापस अपने मुल्क में आए। और आज हम उस वक्त से लेकर आज तक जो है हम उसी आज़ादी के जो है वो मज़े लूट रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं जो हमारे पायलट ने किया। तो मैं पाक फौज को जो है और ख़ास तौर पे एयरफोर्स को अपने जो है सलूट पेश करता हूँ कि उन्होंने जो है वो इतना अहम किरदार अदा करा और आज हम अपने मुल्क में जो है बैठे हैं और पूरी दुनिया जो है वो पाकिस्तान को सराह रही है कि वाकई पाकिस्तान की फ़ौज जो है दुनिया की 3 बड़ी फ़ौज में से एक है। और फिर हमने बड़ों से किस्से सुने थे सर 65 और 71 के,
तो अब हम किसे सुनाएंगे? चलें, ये है कि ये हम बता सकेंगे अपने बच्चों को, बट आपने भी एक जंग देखी थी और उसमें हमने ये फतेह किया था। एक ब्रेक लेते हैं सर, हमने ब्रेक में चाय भी पीनी है, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद खुश आमदीद। आगे बढ़ाएंगे सिलसिले को, चाय भी नोश कर रहे हैं और मेहमान जो सुबह सुबह आए हैं, हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में और पाकिस्तान के बारे में बात कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या है। आईटी की बड़ी धूम है, एआई की बड़ी धूम है। असद भाई, ये हमारे पास जिद्दत आ गई है और फिर मैं स्टडी कर रहा था कि पाकिस्तान जदीद ड्रोन और जदीद वेपन अब पूरी दुनिया को भी दे रहा है और फिर उनको चलाने वाले माहिरीन भी दे रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कुछ बताएं ना, आप भी चूँकि आईटी से बिलोंग करते हैं। तो टेक्नोलॉजी जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल पे जा चुकी है। जब से अपना क्या नाम है, आपको पता है पाकिस्तान की जब अपना इंडिया से जंग हो रही थी तो उस पर क्या काम हो रहा था, सारा टेक्नोलॉजी बेस्ड काम हो रहा था। अगर टेक्नोलॉजी नहीं होती तो आज अपना क्या नाम है, हमारे पास जहाज़ भी नहीं होते, ना हमारे पास अपना कोई ऐसे सिस्टम्स होते कि रडार्स डिटेक्ट कर सकते हैं, या ड्रोन को अब क्या चीज़ उड़ा रही है, एक टेक्नोलॉजी उड़ा रही है। वो टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब पाकिस्तान ने जब यहाँ से हमला किया तो टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है वो इंडिया का सारा सिस्टम जो है वो इस वक्त बैन कर दिया और वो क्रैश कर गया। 24 आवर्स तक जो है वो इंडिया में लाइट नहीं थी। अब यहाँ से जो भी अटैक पाकिस्तान करता तो वो डायरेक्टली हिट होता कि अगर आपके पास वहाँ लाइट नहीं है तो आप क्या सिस्टम चलाएंगे। हमारे जवानों ने यहाँ से, मैं उनको खिराज तस्लीम पेश करूँगा कि हमारी पाक फ़ौज, हमारे जितने फ़ाइटर्स हैं, उन्होंने अपना क्या नाम है ये सारी टीम वर्क करके जो है वहाँ के सिस्टम जैम कर दिए। आप ये सोचें कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे काम कर रही है, और ड्रोन भी इस वक्त इतने एडवांस लेवल के ऊपर हैं कि आप वो रडार में नहीं आते। कुछ होते हैं कि रडार में, अब जैसे यहाँ आप सोचते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुस के जो इंडिया कह रहा था कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो आ जाओ करके दिखाओ, करके दिखाओ, आ करके जाओ तो दिखाओ। हाँ। अभी भी रिसेंटली क्या हुआ कि लाहौर में उसने ड्रोन भेजा तो क्या हुआ, फिर भी वो गिरा दिया हमारे जवानों ने। तो टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई जाए जो अपना क्या नाम है किसी के काबू में नहीं आए। हाँ। तो हमसे पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, फ़ायदा नहीं है, आपका उल्टा नुकसान उससे ज़्यादा हो सकता है। आपका ही नुकसान होगा सर, और आपने अब देख भी लिया। तो अब और इस तरह फिर की चीज़ नहीं करेगा, अगर हाँ। करेंगे तो आपको पता है फिर मशरक़ और मगरिब से जो है वो बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है पाकिस्तान के पास। इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी में चलता है लेकिन पाकिस्तान अपनी टेक्नोलॉजी थोड़ी सी हिडन करके भी रखता है। क्या बात है, याद रखिएगा। हाँ ऐसा ही है। मैसेज भी सुन लेते हैं असद भाई का। हाँ जी, और याद दूसरा ये रखिएगा। कि जहाँ हम गाजियों को, शहीदों को याद करते हैं, अपने हीरोज़ की सर्विसेज पर बात करते हैं, वहाँ पे जो मुल्क के अंदर गद्दार हैं उनका कला कमा करना भी ज़रूरी है, ताकि कोई फिर सोच ना सके। हमने ईरान में भी देखा, वहाँ पर भी बहुत सारी गद्दारों को फांसियाँ दी गई जिन्होंने किसी दूसरे मुल्क के लिए काम किया। गुलाम जिलानी साहब, इक़्तिदार के हुसूल के लिए रियासत को दाव पे लगा लेना, क्या ये सियासत है? नहीं सर, बिल्कुल ये सियासत नहीं है। और मैं समझता हूँ कि अगर हम बहुत सारी चीज़ों से सबक सीखते हैं, उसमें हमारे लिए एक सबक जो है वो ईरान से भी है कि किस तरीके से वहाँ के बड़े बड़े जो जर्नल्स थे और तमाम चीज़ें थी उनको इस वार से पहले ही जो है टारगेट हिट किया गया, टारगेट किया गया। तो ये वहाँ का फेलियर ही कहूँगा मैं, उसकी अफवाज का फेलियर है। जबकि यहाँ पे आप देखें कि उन जर्नलों तक पहुँचने के लिए पहले आपको जो है बहुत सारी हदूद जो है क्रॉस करनी पड़ती हैं। आपने बहुत कोशिश कर ली, आपने जो है बलूचिस्तान को जो है मैदान जंग बनाने की कोशिश की, लेकिन हमारे मारखोर जो हैं वो जिस तरीके से वहाँ पे जो है वो
एक सेपरेट जंग लड़ रहे हैं, खामोशी से जो है वो उन लोगों का मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि अगर वहाँ पे हम ओपन होकर जो है वॉर करते हैं तो उसमें हमारे बहुत सारे लोग जो है वो शहीद होते हैं, क्योंकि वहाँ की आबादी इतनी स्ट्रांग नहीं है, उस लेवल पर नहीं है कि वो इन तमाम चीज़ों का जो है फेस कर सके। तो उसके लिए वहाँ पे हमें जो है वो तमाम एक्टिविटी करनी पड़ रही है, जिसके लिए हमारे पास जो है दुनिया के माने हुए जो है हमारे लोग जो हैं वो मौजूद हैं। और बिल्कुल सियासत अपनी जगह पर है, लेकिन सियासत के साथ साथ आपके अंदर जो है जज्बा ईमान भी होना चाहिए, ताकि आप अपने मुल्क के साथ अगर सिंसियर हैं तो फिर जो है सारी चीज़ें बनती हैं। अगर अब आपका जज्बा सियासी है और आपके साथ मजहबी नहीं है तो फिर आप जो है मुल्क के साथ जो है वो सिंसियर नहीं है, और उसका खुमियाजा जो है बहुत सारे लोग जो है वो भुगत भी रहे। और देखेंगे ये पाकिस्तान ही है जिसने जो है सबसे ज़्यादा फ़लस्तीन में जो है वो अभी फूड का सिस्टम जो है वो लॉन्च किया। बिल्कुल ऐसा ही तो है। हमें इस खुशी में जो है वो गज़ा के जो हमारे मासूम लोग जो वहाँ पे भूख और प्यास से जो है वो डिस्टर्ब है, उनको भी जो है वो याद रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हमारी अफवाज जो है वहाँ पे अपना किरदार अदा कर रहे हैं, जो लोग कर रहे हैं, उसके साथ हमें भी शाना बशाना जो है उनकी हेल्प के लिए खड़ा होना चाहिए। ईरान में जिनको फांसी दी गई उनसे बहुत बेशतर का ताल्लुक अफ़गानिस्तान से था। हमारे मुल्क में भी बहुत सारे पनाह गुज़ीन थे जिनको बहुतों को हमने वापस किया, लेकिन अभी भी हैं, इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी भी बहुत सारे हैं। ये कितना नुकसानदेह साबित हो सकते हैं? देखें पाकिस्तान जो है ना, और पाकिस्तान के जो लोग जो हैं वो बड़े रहम दिल लोग हैं। वो अगर किसी को देखते हैं कि यार ये कंप्रेसर की हालत में मजबूर है, उसके कपड़ों से लग रहा है, तो हम उसको फ़ौरन दिल से लगाने की जो है ना वो कोशिश करते हैं कि यार इसके साथ मिलके इसकी गम को जो है वो खुशियों में तब्दील किया जाए। बताएं। लेकिन उसका गेटअप जो है ना वो ये शो नहीं कर रहा होता कि यार जो ये नज़र आ रहा है वो ये है भी या नहीं है। तो उन चीज़ों को भी, बहुत सारी चीज़ों को पाकिस्तान की जो लोग हैं, जो सिस्टम है वो देख रहा है, और बहुत सारे लोगों को जो पकड़ के यहाँ से मुल्क बदर भी किया है, बहुत से लोगों को जो है अरेस्टिंग भी हुई, बहुत से लोगों को फांसियाँ भी दी गई, सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को जो है वो बड़े सुकून और आराम से रहना चाहिए, क्योंकि हमारा भरोसा जो है वो अल्लाह के बाद। चले गुलाम भाई से एक मासूमाना सवाल भी करते चले ना, गुलाम भाई इस बार इलेक्शन क्यों नहीं लड़ा आपने? देखिए पार्टी की पॉलिसी है, पार्टी जिसको टिकट देती है वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है। नहीं, मैंने देखा आप समेत, मतलब जो आप जैसे सीनियर और लोग भी थे, मैं नाम नहीं ले रहा, वो भी नहीं लड़े। मैंने बताया ना कि इसमें पार्टी की पॉलिसी है, लाजमी नहीं है कि मैं जो है वो हाकिम बन के पूरे 5 साल अगर मैंने जो है सीट पे रहूं तो मैं कंटिन्यू मैं सीट पर ही रहूं। हो सकता है कि नेक्स्ट टर्न में जो है वो किसी और को इनसे अच्छे लोग हों, हो सकता है कि और किसी को इससे ज़्यादा जो है एलिजिबल हो जो इस सीट पे काम कर रहा हो, लेकिन पार्टी का जो फैसला है उसके लिए मैं समझता हूँ कि अगर उस पर आप चलेंगे तो आप एक अच्छे कारकुन भी हैं और अच्छे सियासतदान भी हैं। क्या ये जमहूरियत है या ये डिक्टेटरशिप है कि गुलाम जिलानी और इन जैसे कई लोग, नाम नहीं ले रहा, आप समझदार हैं, वो बैठे हैं और उनको पार्टी ये कहे कि ये जूनियर को हमने टिकट दी है, आप इसकी कैंपेन चलवाएं? सर जूनियर और सीनियर का ताल्लुक नहीं है। अच्छा। पार्टी में जो है, पार्टी अगर चाहती है तो वो इंडिपेंडेंट भी बाहर से ला के मुख्तलिफ कौमियत के लोगों को भी टिकट दे के, और ये वाहिद पार्टी है MKM जिसने इसमें इम्प्लीमेंट करके भी दिखाया है। इसमें बलोच भी हैं, इसमें पंजाबी भी हैं, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें पठान भी हैं। आज जो PTI को जो है वो KPK में बैठ के सिर्फ नाम याद नहीं आ रहा है, जो इनके स्पोक पर्सन है इस वक्त KPK में, वो MKM से सेनेटर थे, आज वो PTI में है। तो वो PTI में क्यों गए? उनको यहाँ से इज्जत मिली तो वो PTI में गए ना। तो ये सूरत हाल है। आज जो है सलमान बलोच हैं, अब्दुल खालिक बलोच साहब हैं, ये सब जो है KPK से, सॉरी बलोचिस्तान से जिनका ताल्लुक है। इस चीज़ को तस्लीम करते हैं कि PTI का मैंडेट था और MKM को मिला? नहीं, PTI का मैंडेट मैं नहीं कहूँगा। अच्छा। PTI का मैंडेट जो था, या कि MKM का मैंडेट था, PTI को वापस MKM को वापस मिला? नहीं, MKM को जो मैंडेट मिलना चाहिए था अभी वो नहीं मिला। अच्छा, वो नहीं मिला अभी? जो सीटें जो हमारे पास पहले से थी वो अब डिवाइड की गई। अच्छा। तो मैं समझता हूँ कि अगर फेयर इलेक्शन होंगे, फेयर इलेक्शन हो, तो उसमें आप देखेंगे कि इंशाल्लाह MKM पाकिस्तान जो है वो जिस तरीके से अपना किरदार अदा करती है, इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों ने वोट दिया, उस वोट को जिस तरीके से डिवाइड किया गया और MKM की सीटें जो हैं कुछ वापस ली गई, तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह जिस तरीके से, इसका मतलब ये है कि MKM अभी भी शिकवा करती है कि हमें और सीटें चाहिए। जाफरी भाई से एक गाना सुन लेते हैं और फिर सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, ताकि आप ये ना महसूस करें कि यार ये तो सिर्फ गाने तो सुना नहीं रही, तो बस सियासत ताकि आपको ये लगे कि हम 14 अगस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। 14 अगस्त में भी हैं। जी जाफरी भाई।
जी जी सर। मैंने बहुत गाया, मुझे लग रहा है कि मुझे सियासी गाना गाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी 14 अगस्त के हवाले नहीं, से। बहुत सारी सियासी बातें हो आप रही हैं। सियासी गाना थोड़ा सा बड़ा मसला बन जाएगा। मिली नगमा गाने जी जी 14 अगस्त के हवाले से। ओके, यहाँ पे क्योंकि जज्बा हम लोगों का, जैसा कि आपने कहा कि पाकिस्तानी फौज बहुत यहाँ से जज्बे से गई, बिल्कुल, तो उस पर एक मिली नगमा आप सबको डेडिकेट करूँगा, हमारे देखने वालों को, आप सबको जो रहनुमा है हमारे, और पूरे पाकिस्तान को। है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, है जज्बा जुनून तो हिम्मत न हार, जुस्तजू जो करे वो छुए आसमान, मेहनत अपनी होगी पहचान, कभी ना भूलो सबकी नजरों में पाकिस्तान, कभी ना भूलो पाकिस्तान है हमारा, पाकिस्तान है तुम्हारा। पाकिस्तान है तुम्हारा। क्या बात है वेरी जी, गुड, क्या बात है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। और बेहतरीन। ये नगमा जो है ये कितने सालों से हम सुन रहे हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं वही जोश और वही पेट्रियोटिज्म हमारे खून में गाना दौड़ने ये लगती जुनून है। का गाना है, जी हाँ, बिल्कुल। है ना। चलें जी, ये जुनून भी है इस गाने में भी है। असद भाई, आईटी और स्टूडेंट भी हैं गालबन आपके पास, क्या हमारे असातिज़ा बच्चों को हमारे दो कौमी नज़रिए के बारे में और हमारी अखलाकियात के बारे में, 14 अगस्त की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हुए नज़र आते हैं, या अब जज्बा उनका ठंडा हो गया है? नहीं, बड़ा एक्टिव है माशाल्लाह। हर स्टूडेंट इस वक्त, छोटे से बच्चे को आप ले लें, 12 साल का हो या फिर वो एक 60 साल का क्यों ना इंसान हो, तो वो अपने उसका जज्बा अपना क्या नाम है पाकिस्तानी नगमे से ही शुरू हो जाता है। और उसको जब वो अपना क्या नाम है कोई दिल दिल पाकिस्तान वाला सॉन्ग सुनता है, या कोई भी ऐसा जोश जुनून सॉन्ग सुन लिया आपने, या कुछ इस तरह का अपना क्या नाम है पाकिस्तानी नगमा आता है, तो वो उसकी खून के अंदर जो है वो एक एक्टिविटी ऐसी शुरू हो जाती है नगमे की कि वो इंसान, पाकिस्तान का नगमा ही एक इंसान को बड़ा कामयाब बना देता है। अच्छा, हम सब जब स्कूल लेवल्स पे होते हैं और कॉलेज लेवल्स पे होते हैं तो सभी पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। आपने अपने तो स्कूल मैं लेवल तो पे बड़ा participate एक्टिव किया? हो जाता हूँ जहाँ जज्बा नज़र आता है, और हाँ। वैसे ही मैं अपने आप को एक लीडर की तरह अपने स्टूडेंट्स के साथ अपना मिलजुल के काम करता हूँ, ताकि उनको भी मैं एक लीडर ही समझता हूँ, और अपने साथ साथ उनको भी अपना एक ही हम जज्बे के साथ हर चीज़ को सेलिब्रेट करते आपने हैं। अपने स्कूल के टाइम पे और कॉलेज लाइफ के टाइम पे पार्टिसिपेट किया बिल्कुल किया, कॉम्पिटिशन्स में? बिल्कुल कंपटीशन में किया पार्टिसिपेट, हर कंपटीशन में हमने पार्टिसिपेट सिंगिंग के किया। हवाले से या डिबेट्स के हवाले से या सिंगिंग के हवाले से भी कुछ कुछ रहा, और अच्छा। अब बाकी ये है कि कुछ एक्टिंग वगैरह ये जो अच्छा, पहले के अच्छा। होते थे कि भाई वही चल रहा था सिलसिला इंडिया पाकिस्तान और ये सारा, तो उसमें शोज़ में भी हमने कुछ पार्टिसिपेट किया, ताकि ये है कि अपनी कंट्रीब्यूशन हमारे मुल्क के लिए पूरी दी है मैंने। और अभी भी मैं अपने मुल्क के लिए हर बच्चे को तैयार कर रहा हूँ, तो वो ताकि वो टेक्नोलॉजी पे हो या वो किसी भी माइंडसेट से हो, तो उसको एक अच्छा नहीं, तैयार कैसे कर रहे हैं? असद भाई पैसे लेके कर रहे हैं, फ्री में कर रहे थे? हम तो फ्री में कर रहे हैं। अरे ज़बरदस्त, बेहतरीन। हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त अच्छे खासे स्टूडेंट्स माशाल्लाह पढ़ भी रहे हैं, और
तकरीबन 5000 प्लस स्टूडेंट्स को तो मैं पढ़ा चुका हूँ इस वक्त। बताएं, ये बहुत और वो बड़ी भी बात है। फ्री आईटी इनिशिएटिव, क्या बात है, जिससे रियली हम अप्रिशिएट। अपना- और मुझे एक वो स्टेटमेंट याद आ गई सर, गवर्नर सिंह कामरान टिसोरी साहब जो कि एमक्यूएम की नुमाइंदगी हमारे पास आज सर बैठे हैं, एक सीनियर रहनुमा सर, वो कह रहे हैं एमक्यूएम वाले भाई एक दूसरे को कह के पुकारें। बिल्कुल एक अच्छा हो जाता है कि अगर आप अबे तबे से बात करें, अबे यार तू इधर आ, हाँ उससे बेहतर है कि आप बोलेंगे यार बेहतर है कि भाई बोला भाई बुलाना है, साजिद भाई आप इधर आ जाएं। अच्छा अच्छा। मैं वहाँ पे बोलूँ कि नहीं यार साजिद तू इधर आ, तो बड़ा नहीं अजीब एक सा फील हो रहा नहीं होता है। नहीं गुलाम, एक तो वो भाई था ना, एक- एक वो भाई जो अपने फिल्मों में भी देखे थे ना भाई, वो भाई तो नहीं कहीं है, नहीं, मैंने तो वो डॉन होते थे भाई। तो इंडिया की फिल्म है जिसमें अच्छा। अपने आपको भाई और सारी चीजें कहते हाँ, हैं। मैं तो समझ रहा था पता नहीं वो भाई तो नहीं आ गया कहीं। वो भाईगिरी उनकी आपने निकाली ना अभी। अच्छा वो सिर्फ फिल्मों की हद तक ही है। अच्छा। यहाँ भाई है वो एक तहजीब का रिश्ता है, उसमें जो है वो सही भाईगिरी बात जो है दादागिरी वो फिल्मों की हद तक वहाँ की सही है। अगर इतने वो स्ट्रांग होते तो जो वहाँ पे बैठ के वो ग्लेशियर की फिल्में बना के एक ही आदमी जो है वो पूरे हाँ पाकिस्तान को जो है वो सोच रहा होता था, सारी चीज़ें कर रहा है, एक ही क्लाशन से उन्होंने जो है 5000 राउंड भी फायर कर देता है तो अंदाज़ा हो गया उनको हाँ, एक हाथ से पूरा जलूस उठा देता है पूरा सारी चीज़ें कर रहा है। तो सही। टीवी पर आकर और फिल्में बनाकर जो है वो लोगों को बहुत फर्क है। मोटिवेट करने से और मैदान में आके लड़ने में ज़मीन आसमान आपके का फर्क है। डिस्ट्रिक्ट में, आपका डिस्ट्रिक्ट अगर मैं ऐसे कहूँ कि वहाँ पे मज़ाफ़ाती कॉलोनीज़ की तादाद ज़्यादा है, तो वो जो तरक्की का जो ग्राफ है वो कोरंगी में अप नहीं हुआ, वो डाउन हुआ है। इसके ज़िम्मेदार गुलाम जिलानी खुद को समझते हैं? मैं खुद को समझता हूँ, लेकिन उसमें परसेंटेज कम है। अच्छा। क्योंकि अगर आप 2018 से लेकर और 23 तक का टर्नओवर देखें और उसमें फाइनेंस की आप आईडी खोलें सिंध गवर्नमेंट की, तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने अपने जो अपोजिशन के अरकान थे उनको क्या डिलीवर किया। मैं समझता हूँ सिंगल पैनी भी उन्होंने जो है वो किसी एमपीए को, चाहे उसका ताल्लुक पीटीआई से था या उसका ताल्लुक एमकेएम से था या उसका ताल्लुक जीडीए से था, उन्होंने 1 रुपए का फंड जो है वो इन तमाम एमपीएस में से किसी को जो है वो नहीं दिया। ये आप एक मेन स्ट्रीम सैटेलाइट टीवी पर बात कर रहे हैं? जी जी, मैं बिल्कुल बात कर रहा हूँ, 100% फैक्ट्स एंड फिगर 100% बिल्कुल, बात कर रहे हैं कि जो अपोजिशन के एमपीएस थे सिंध हुकूमत ने उनको फंड नहीं दिए। बिल्कुल नहीं दिया। और अभी जो है 2024 से 2025 आ गया है, इसमें भी जितने जो है अपोजिशन में जितने लोग बैठे हुए हैं, तो अभी भी उन्होंने इनको नहीं दिया। वो अपने डीसी के ज़रिए, अपने चेयरमैन के ज़रिए फारूक आवान को फंड देंगे? बिल्कुल देंगे, क्योंकि वो उनका हिस्सा है। पीपी से ताल्लुक है ना, सिंध में गवर्नमेंट पीपी की है। अब वो खर्च करता है नहीं करता वो एक अलग दूसरे चैप्टर में आ जाता है, लेकिन कम से कम मैं समझता हूँ कि उन्होंने जितने भी लोग अपोजिशन में हैं, चाहे वो 18 से 23 तक का टर्नओवर हो या 24 से अभी 25 तक का जो 1.5 साल का अरसा गुजरा है, इसमें मेरा सिंगल 1 रुपया भी जो है वो किसी एमपीएस को गुलाम जिलानी का फेवरेट वजीर आजम? फेवरेट वजीर आजम सर, मैं तो समझता हूँ कि अगर उठा के देखा जाए तो अभी तक कोई भी नहीं है ऐसा। कायद-ए-आज़म के बाद तो मेरे ख्याल कायद-ए-आज़म वजीर आजम नहीं थे ना। हाँ वो तो गवर्नर तो जनरल। याद वही आते हैं, लेकिन तो अच्छा वजीर आजम चले ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, गुलाम जिलानी का पसंदीदा सियासतदान? उर्दू में कह दिया आपने, आपने पहले फेवरेट इंग्लिश में जवाब आपने नहीं, कर वो दिया। तो सिर्फ एक मिनट वज़ीर से आज़म को। वज़ारत आज़मत तक मैंने आपको महदूद रखा था, अब तो मैंने आपको बड़ा ग्राउंड दे दिया ना सर, सर सबसे अच्छा लीडर जिससे आप मेरा जो इंस्पायर है, हुए हो, यार ये बानी पीटीआई, यार ये इमरान खान, यार कमाल लीडर है। मैं बोल रहा हूँ आपने बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, जिसका जवाब मैं भी यहाँ पर आपको आप नहीं दे पर्सनालिटी सकता। का पूछते हैं ना, खाली कि पर्सनालिटी किसकी अच्छी है, तो वो फिर भी थोड़ा सा आसान लग जाएगा सवाल। बेहतर है कि मतलब मेरा ख्याल है कामरान कि टिसोरी कामरान टिसोरी अच्छे गवर्नर हैं, बिल्कुल हैं, अच्छे और सियासतदान पार्टी- नहीं है? बिल्कुल अच्छे सियासतदान हैं, लेकिन आपने लीडर की बात की थी, अच्छा तो उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा मुश्किल है, फिर कभी बैठे फिर कभी सही। और इन्वर्टेड कॉमास में समझने वाले शायद समझ गए होंगे कि गुलाम जिलानी भाई कायदे आजम, लियाकत अली खान किस- और बहुत सारे हैं है ना। जी, तो इंशाल्लाह। अच्छा गुलाम जिलानी साहब, गाने सुनने का शौक रखा आपने? गज़ल सुनने का शौक है। किसकी गजल सुना? अभी तो हमारे पास एक ही है, राहत फ़तेह अली खान, उससे पहले नुसरत फ़तेह अली खान थे, और क्रिकेटर चाहत फ़तेह अली खान नहीं बोला आपने? हाँ, क्रिकेट अचानक से क्रिकेटर आ कोई गया ना ये पसंद? उस पे गजल गानों पर सियासत से। क्रिकेटर कोई पसंद? क्रिकेटर पसंद है, जिसमें यूसुफ, मोहम्मद यूसुफ थे, जावेद उसके मियाँदाद लिए तो है, इमरान भाई का नाम ले सकते हैं ना। हाँ इमरान खान इमरान खान क्रिकेटर भी पसंद नहीं है आपको? डिक्टेटर था वो इसमें। क्रिकेट में भी?
में डिक्टेटर था। अगर आप वर्ल्ड कप का वो उठा के देखें तो उसमें आपको पता चलेगा अच्छा। किस तरीके से उसने जो है बाकी प्लेयर्स के साथ और जावेद मेहदाद के साथ जो रवैया रखा था, तो वो सबके सामने। तो शुरू से डिक्टेटर मतलब आप ना उसको अच्छा सियासतदान इमरान खान को मानते हैं, ना अच्छा क्रिकेटर मानते हैं? क्रिकेटर अच्छा था, कैप्टन अच्छा नहीं था। वही कैप्टनशिप का यहाँ पे भी प्रॉब्लम है उसको। अच्छा, तो यह लेकिन बहरहाल वर्ल्ड कप तो उन्होंने हमें वर्ल्ड जिताया कप और उसके बाद हमारे पास में वर्ल्ड जो है, कप आप नहीं देखें कि आया। किरदार किसका था? वसीम अकरम ने किरदार अदा किया। टीम का था, बिल्कुल टीम पूरी का। टीम का किरदार था। टीम का। लेकिन उसमें भी कैप्टनशिप पे जब जावेद मेहदाद को बैटिंग के लिए या फील्डिंग के लिए जिस तरीके से उसने जो है वो दरबदर किया था पूरे ग्राउंड में कि एक आपके डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि हम अभी फिर आपको इजाज़त देंगे, आपके डिस्ट्रिक्ट में कब्जा माफिया का भी बड़ा उरूज है गालबन अभी भी, तो कौन लोग हैं ये? ग्राउंड बच्चों के खा गए, बच्चे खेलने कहाँ जाएं, स्कूलों में ग्राउंड है नहीं, छोटे छोटे स्कूल बन गए, स्पोर्ट्स एक्टिविटी ख़त्म हो गई। आप सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी की बात कर रहे हैं, मैं तो ये बात कहूँ तो गलत नहीं होगी कि पूरे मुल्क पूरे में सिंध पर जो है, हाँ, मैं तो सिंध की बात करूंगा क्योंकि सिंध का वासी हूँ, तो पूरे सिंध पे इस वक्त लैंड ग्रैपर का और कब्जा माफिया का कब्जा है। जिस तरीके से वो यहाँ के फंड को जो है वो कब्जा किया हुआ है, जिस तरीके से यहाँ की ज़मीनों पे कब्जा है कि कोई पूछने वाला नहीं है। पीपल्स पार्टी का ये भी आप लोगों पर इल्ज़ाम है कि आप लोग सिंध की तहजीब अजरक के पीछे पड़ गए हैं। आप पाकिस्तान के झंडे लगा रहे हैं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन अगर हर सूबे की एक शनाख्त है तो आप उस शनाख्त के पीछे ही पड़ गए। नहीं, किसी चीज़ के पीछे नहीं पड़े, लेकिन आप किसी चीज़ को ज़बरदस्ती अगर किसी के ऊपर इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करेंगे तो वो जो है गलत है। आपने करना है, आप जो है इस पर पाकिस्तान का फ्लैग लगा के भी इसको जो है नंबर प्लेट दे सकते थे। लाजमी है कि आपने जो है, आप चले कराची में इम्प्लीमेंट करवाने की आप जो है वो 100% कोशिश कर रहे हैं। आप मुझे सिंध में बताएं, कराची से थोड़ा सा बाहर निकल जाएँ, ऐसा वो धाबी जी क्रॉस करेंगे और यहाँ पे आप नूरियाबाद पहुँचे और उसके बाद देखें तो वहाँ तो नंबर प्लेट ही नहीं है, तो आप उस पर अजरक लगाएंगे, पाकिस्तान का झंडा क्या लगाएंगे? मैं आप मेरे साथ विजिट करें तो मैं आपको 100 गाड़ियों में से सिर्फ 5 गाड़ियाँ दिखाऊंगा जिसके ऊपर नंबर प्लेट है, और बाकी सब जो है बिल्कुल सही है, बाकी सब जो है वो कोई जरदारी के नाम पे, कोई एक समेटो के नाम पे। डॉक्टर फारूक सत्तार सीनियर सियासतदान और मेंबर पार्लियामेंट हैं, उनकी एक स्टेटमेंट बड़ी गर्दिश कर रही है। कराची को सूबा बनाने की कंप्लीट तैयारी हो चुकी है, जस्ट रसूमात अदा करनी है, मतलब रिबन काटनी है। इज इट ट्रू? ये सच है? मैं समझता अगर उन्होंने कहा है तो उसमें कहीं ना कहीं जो है वो सदाकत होगी, क्योंकि पार्टी के सरबराह हैं और वो कोई भी बात जो है वो बग़ैर मतलब के और बग़ैर मफाद के जो है, जो मुल्क के मफाद में हो, जो इस शहर के मफाद में, वो नहीं कहेंगे। और मेरी भी विश है कि अल्लाह करे कि कराची जो है वो सूबा बने, ताकि यहाँ के लोग जो अभी दर बदर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं कि ना उनके पास पीने के लिए पानी है, ना रात को सोने के लिए लाइट है, ना खाना बनाने के लिए गैस है, तो इस सूरत हाल में अगर कराची की आवाम सर्वाइव कर रही है तो फिर जो फारूक भाई ने कहा है वो सही है। असेंबली में मेजोरिटी ले आएंगे सूबा बनाने के लिए? आप है सर, सूबा बनाने के लिए मेजोरिटी की ज़रूरत नहीं है, दिल से काम करना पड़ेगा और इंशाल्लाह उस पर काम हो रहा है। और अगर आपका जज्बा सच्चा हो तो अल्लाह पाक भी आपका साथ देता है। रेजिस्ट का सामना भी हो सकता है, सिंध के लोग क्या बनने देंगे? सिंध के लोगों को क्यों प्रॉब्लम है? मुझे बताएं कि ये हर चीज़ में जो है यहाँ से ज़्यादा सिंध का हिस्सा है। सिंध की टोटल पॉपुलेशन जो है अगर हम काउंट कर लें तो 6 करोड़ होगी। 6 करोड़ में से 3 करोड़ कराची में, 3.5 बल्कि 4 कराची में। बाकी जो है वो और आप ये देखें कि जो ज़्यादा हैं उनके पास वसाइल जो है वो ना होने के बराबर हैं, और जो कराची से बाहर पूरा पॉपुलेशन है उसके पास 100% सारे वसाइल हैं। कॉलेजेस की तादाद आप कराची में देख लें, जो 3.5 या 3 करोड़ की आबादी है, उसके पास कितने कॉलेजेस हैं, और पूरे सिंध में कितने कॉलेजेस हैं, कितने मेडिकल कॉलेजेस जो है वो कराची में हैं, और कितने जो है कराची से बाहर हैं, कितनी यूनिवर्सिटी जो है वो कराची में है, और कितनी जो है कराची से बाहर हैं। लेकिन उनमें और यहाँ के लोग बहुत फ़र्क आ गया ना कि आपके 14 अगस्त के हवाले से मैसेज क्या देंगे नौजवानों को, अहले कराची को? अहले कराची को और पूरे पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मैसेज तो ये है कि हम सबको जो है इस 14 अगस्त तक जो है उसको भरपूर अंदाज में मनाएं, ताकि बॉर्डर के बाहर तक ये आवाज़ जाए कि हम सो नहीं रहे, हम जाग रहे हैं। और ख़ास तौर पे अपने नौजवान तबके को, स्टूडेंट लाइफ में जो मौजूद हैं, कि कुछ भी करें, वो तालीम हासिल करें जिससे हम अपने मुल्क को जो है सिक्योर कर सकें। क्या बात है। असद भाई, आप क्या मैसेज देंगे 14 अगस्त के हवाले से? देखें, 14 अगस्त को जो अपना मैसेज मेरा यही है कि तमाम लोगों को जो है वो बहुत ही जोशो खरोश से इस 14 अगस्त को मनाना चाहिए।
बिकॉज ये 14 अगस्त नहीं है, ये एक आज़ादी ऐसी है कि जिससे हमने अपना क्या नाम है एक जंग को फ़तह किया, जो कि इस वक्त इंडिया इससे इतना बेचैन है कि वो बहुत पछता रहा है इस पर। जब वो 15 अगस्त मना रहा होगा तो फिर भी वो रो रहा होगा। तो इस दफ़ा मेरे यही कहना है अपने तमाम स्टूडेंट से, तमाम जो व्यूअर्स देख रहे हैं कि 14 अगस्त इस दफ़ा ऐसी मनाई जाए कि लग पता जाए कि इंडिया को कि हमने इस वक्त अपना मुल्क को दोबारा से फ़तह किया है, और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह ताला हम इसको एक दफ़ा और फ़तह करेंगे। चलें जी, आप दो मेहमानों का बहुत शुक्रिया। 14 अगस्त की सेलिब्रेशंस जारी हैं, दूसरे मेहमानों को भी हम आपसे मिलवाएंगे। एक वक्फा लेते हैं सर, वक्फे के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। वक्फे के बाद सर खुश आमदीद सुबह सवेरे जारी है। अब लाइव देखते हैं हफ्ते इतवार सुबह 10 से 12 में, और बिल्कुल सेगमेंट हमारा तब्दील हो गया और इस सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मायनाज सियासतदान हैं, लेबर विंग सिंध के आप सदर हैं, और आपने गालबन इलेक्शन गुजरा, उस इलेक्शन में आपने कोशिश की कि इलेक्शन में हिस्सा लिया जा सके। गालबन आपके पेपर भी शायद रद्दी के टोकरे में चले गए थे, आप इलेक्शन न लड़ सके। आपकी तैयारियां कितनी हैं? 14 अगस्त आप कैसे मना रहे हैं? द वन एंड ओनली मोहम्मद राना आजम साहब को हम खुश आमदीद कहेंगे। राना साहब खुश आमदीद कहेंगे, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, मेरे 14 अगस्त मना रहे हैं ना? बिल्कुल धूमधाम से मना रहे। चले, ये तो अच्छी बात है। एक और हमें ज्वाइन के बड़ा काफ़ी आपका तजुर्बा है, आपकी उम्र इतनी नहीं है, आप प्री लॉ लीगल स्टडीज़ में बैचलर हैं, आप कैलिफोर्निया से आपने US से आपने डिग्री ली है, और बहुत सारी आपकी, मैं तो इतनी सारी लिस्ट है, लेकिन मैं ये पढ़ने से, इस अचीवमेंट पढ़ने से उनके मुंह से मैं सुनूंगा और आप भी सुने ताकि आपको बेहतर लगे। था वन एंड ओनली रवीहा रब्बानी ने ज्वाइन किया। खुश आमदीद कहेंगे बच्चा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ये इतनी कम उम्र में इतनी डिग्रियाँ कैसे ले ली, अचीवमेंट कैसे कर ली? मैंने अपने स्कूल टाइम से ही मैंने ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में मैं काम करती रही हूँ, और मैंने अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड भी की है, जो कि बेसिकली जिन बच्चों को इंग्लिश नहीं आती या फ्लुएंट नहीं होते इतने, उनको इंग्लिश सिखाने की रेगुलरली क्लासेस वगैरह मैं ट्यूटरिंग देती हूँ। तो रबिया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? और आप चूँकि आपने अपनी ज़िंदगी का काफ़ी हिस्सा मुल्क से बाहर गुजारा है, तो ये बताइए कि वहाँ के स्टूडेंट्स और यहाँ के स्टूडेंट्स में आपको क्या डिफरेंस लगता है? यहाँ के देखिए, स्टूडेंट्स तो हर जगह, मतलब बच्चों में टैलेंट तो हर जगह होता है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस स्कूलिंग सिस्टम में है, क्योंकि वहाँ पर US में या और ममालिक में ज़्यादातर पब्लिक स्कूल्स पे रिलाई किया जाता है, जो कि गवर्नमेंट फंडेड स्कूल्स होते हैं, सारी रिसोर्सेज गवर्नमेंट की तरफ से होती हैं, उनके ऊपर रिलाई किया जाता है, क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड एक थ्रू आउट मेंटेन हो रहा होता है। बिल्कुल। पाकिस्तान में गवर्नमेंट स्कूल्स पे आप रिलाई नहीं कर सकते, और वो एक सेकंड ऑप्शन होता है हमेशा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है कि वहाँ पर हर बच्चे को, चाहे उसका कोई भी फाइनेंशियल बैकग्राउंड हो, वो जिस भी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हो, उसको एक सेम स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन मिलता है। यहाँ पर जो आप जिस फैमिली में आप पैदा हुए हैं, जो आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, वो आपकी एजुकेशन का लेवल डिटरमिन कर देता है कि एग्जैक्टली इस बच्चे को इस स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिलेगी। ये बड़ी खूबसूरत बात की है रवीहा ने कि अब आप पर डिपेंड करता है आप किस ख़ानदान में, मतलब एलीट क्लास में पैदा हुए, लोअर मिडिल क्लास में, या लकीर से जो नीचे तबका है उधर पैदा हुए, तो फिर आपको तालीम भी वैसी मिलेगी। तो ये लम्हा फ़िक्रिया है। इमरान खान ने कहा था कि यकसा तालीम दूंगा, न दे सका। आगे एक कॉल हम लेंगे स्कर्दू से। यासिर लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है। सर खुश आमदीद कहेंगे यासिर साहब। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है यासिर? आपकी आवाज़ आ रही है, बहुत स्लो आ रही है, प्लीज़ इसको आवाज़ को तेज़ कर दें। अच्छा, प्रोड्यूसर साहब ज़रा ऑडियो बढ़ाइएगा। और यासिर साहब मुझे बताएं कि क्या गुजरी, क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? जी मैं इस वक्त, मेरा नाम यासिर लोधी है जी जी। और आप लोग देख रहे होंगे एक इंसिडेंट हुआ है स्कर्दू में, कचोरा के मुकाम पे जो है एक ड्राफ्टिंग बोट जो है वो उलट गई है। उसमें मेरा बड़ा बेटा अहमद लोधी, छोटा बेटा उसैद लोधी और मेरी बहू अक्सा यासिर, ये 3 लोग सवार थे, 2 ऑपरेटर सवार थे। और बीच दरिया के अंदर जो है वो ऑपरेटर इनको छोड़ के चले गए, जिससे कश्ती जो है डिसबैलेंस हो गई और उलट गई और मेरी फैमिली वहां पे डूब गई, जिसमें मेरी बहू की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। मेरा बड़ा बेटा अहमद लोधी आज 5वां दिन है जो मिसिंग है, अभी तक नहीं मिला है वो। और उसैद लोधी को फौरी तौर पे रिकवर कर लिया गया। अल्लाह अकबर। पहली चीज तो ये है कि वहां पे बकौल इंतजामिया के 144 थी, समंदर में आपका नहाना, तैराकी करना, बोटिंग करना सब मना था। इसके बावजूद वो बोट्स वहां पर चल रही थी, उसको ऑपरेटर ऑपरेट कर रहे थे, टूरिस्ट को वहां ले जा रहे थे वो गैर कानूनी तौर पे। अब ये इतना बड़ा सानिया होने के बाद आज 2 खानदान हमारे तबाह हो गए। मेरे बड़े बेटे की शादी मैंने अभी 1.5 साल पहले की थी। आज हम गम में मुब्तला हैं, दुख में मुब्तला हैं। इंतजामिया हमारे साथ मौजूद है, लोकल लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, कुछ पठान लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। मैं आपके तवज्जुह से साजिद भाई ये पूरे पाकिस्तान से अपील करना चाहता हूँ, एक तो मेरे बेटे के लिए दुआ करें, अहमद लोधी के लिए, दूसरा पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, खुदारा पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, खुदारा यहाँ पर मशीनरी उतारी जाए, क्योंकि यहाँ जो तरीकेकार है आज 5वें दिन भी इंतजामिया जो है कोशिश में है, लोग वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जो तरीके हैं वो पुराने तरीके हैं, लकड़ियों से, डंडों से समंदर में ढूंढना। आज जदीद दौर के अंदर, टेक्नोलॉजी के दौर में भी अगर हम ये करें एक इंसानी जान को रिकवर करने के लिए हमारे पास अगर मशीनरी मौजूद नहीं है, आलात मौजूद नहीं है, तो ये मेरे लिए बड़ी दुख की बात है। एक बाप होते हुए मैं आज स्कर्दू में बैठा हुआ हूँ 5 दिन से और 5वां दिन है मेरा बेटा पानी में मौजूद है और वो मिसिंग है। साजिद भाई आप मेरे तवज्जुह से, आपके तवज्जुह से मैं ये अपील करता हूँ कि पाक फौज रेस्क्यू ऑपरेशन फौरी तौर पे शुरू करे, इंतजामिया स्कर्दू की जो है इस ऑपरेशन को और तेज करे। जी यासिर भाई, मैं पहले तो आपकी दुख की घड़ी में मैं, मेरी पूरी टीम, हमारा इदारा आपके साथ है। जैसे हमें पता लगा फौरन हमारी टीम ने आपको लाइन पे लिया, आपकी आवाज़ आला ऐवानों तक, हुकूमत वक्त और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी सब तक पहुंच चुकी है। और अल्लाह पाक पहले आपको सब्र दे और आप जो आप सदमा देखा है जो आपने, वो कोई और बाप ना देखे। और दूसरा ये कि हम दुआगो हैं कि आप जल्द से जल्द इस मुश्किल घड़ी से निकल आएँ। और मैं जो इंतज़ामी उमूर वहाँ पे देख रही है, वहाँ की गवर्नमेंट, उनको शर्म आनी चाहिए, ये उनके लिए शर्म का मकाम है। मैं और कोई, चूँकि फैमिलीज़ ये शो देखती हैं, वरना मैं कुछ और भी उनको कह सकता हूँ। आप समझ सकते हैं कि जो इस वक्त मैंने सुना है और मैं अपने आपे से निकल गया। बस मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पे पाक फौज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाए, पाक नेवी के गोताखोरों को उतारा जाए, हैवी मशीनरी उतारी जाए, डिटेक्टर उतारे जाएं यहाँ पर, ताकि मेरे बच्चे की जो भी बाकियात हैं, जिंदा है, मुर्दा है, किसी भी हाल में हमें रिकवर हो, ताकि हमें जो है वो सब्र आए। आमीन आमीन। हम आपके लिए दुआगो हैं और आपके लिए तगोदो करेंगे कि ये जो आपकी ख्वाहिश है बिल्कुल पूरी हो। ये आपका आइनी, कानूनी और जमहूरी हक है। रियासत माँ होती है और रियासत को माँ की तरह बर्ताव आपके साथ, आपकी फैमिली के साथ करना चाहिए। और जो इसमें मुलविस लोग हैं, जिनकी ये गफलत है, उनको भी सज़ा दी जाए, उनको फांसी पे लटकाया जाए। बहुत शुक्रिया यासिर, बहुत शुक्रिया। आप इस वक्त गम की घड़ी में हैं, मज़ीद शायद आप बात न कर सकें, तो ये लम्हा फ़िक्रिया है इंतज़ामिया के लिए कि आप कहाँ हैं, आज दुनिया कहाँ चली गई और आप डेड बॉडी तक नहीं दे पा रहे। वो फैमिली 5 दिन से वहाँ पे। और ऐसे वाक़यात बार बार होते हैं, हर साल होते हैं, हर कुछ अरसे के बाद ऐसे वाक़यात होते हैं, रिपीट होते चले जाते हैं, कीमती जानें ज़ाया होती चली जाती हैं, बट कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बड़ी अफसोसनाक बात है कि हम अगले हादसे का इंतज़ार करते हैं और लोग अपनी मदद आप करते हैं, वहाँ कोई ऐसा निज़ाम नहीं है कि कीमती जानों को बचाया जा सके। ये बहुत अच्छा मैसेज दिया फ़ायदा, और हमारी उम्मीद है कि यासिर भाई आपका मसला हल हो। हम आपके लिए दुआगो हैं, आमीन कि आपका मसला हल हो। रवीहा, मैं चाहूँगा आप कंटिन्यू करें, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रही थी, बड़ा मुझे मतलब कहते हैं दिल को लगी ये बात।
कि भाई पाकिस्तान में आप जिस घर में पैदा हुए हैं ना, तो आपको तालीम भी उसी स्टैंडर्ड की मिलेगी। बिल्कुल जी, सही बात है बिल्कुल। और मैं ये समझती हूँ कि अगर पाकिस्तान में एक स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल सिस्टम होता या अगर होगा आगे, तो ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी कि हर बैकग्राउंड के बच्चे को सेम तालीम मिल रही होगी और वो एक अच्छे स्टैंडर्ड की होगी, उसमें सारी रिसोर्सेज फैसिलिटीज़ सब मिल रही होंगी जैसे कि दूसरे मुल्कों में मिलती हैं। इससे ये होता है कि एजुकेशन को हर जगह एक इक्वलाइज़र समझा जाता है कि अगर आप एक अंडर प्रिविलेज्ड फैमिली में पैदा हुए हैं, आप उससे बाहर निकल सकते हैं और आप और चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो कि आपके पेरेंट्स या उनके पेरेंट्स ने अचीव, उनके पास वो रिसोर्सेज नहीं थी। तो एजुकेशन के थ्रू ये अचीव किया जा सकता है, लेकिन अगर सब स्टूडेंट्स को एक इक्वल लेवल ऑफ एजुकेशन नहीं मिल रहा तो ये फेयर नहीं है सब के लिए। वो अपने ही फाइनेंशियल हालात देख के ही सब लोग अपने बच्चों को तालीम देते हैं। अच्छा रबिया, आप चूँकि लॉ की स्टूडेंट हैं जी, तो वो एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका भी बताइए, और आपने कैसे आपको ख्याल आया या किससे इंस्पायर हो के आपने ये चूज़ की ये फील्ड? मुझे सोशल या पॉलिटिकल इश्यूज़ पे बात करना मुझे अच्छा लगता है जी। अच्छा। और मैंने लॉ चूज़ किया क्योंकि मुझे ये फील्ड बहुत अट्रैक्ट करती थी। आई थिंक मैंने ये कुछ इतने साल नहीं हुए कि मैंने ये सोचा कि मैं ये करूँगी। आई थिंक 3-4 इयर्स से मैंने ये सोचा हुआ है कि मुझे लॉयर ही बनना है। अभी आप पढ़ रही हैं? जी, ठीक। तो आई थिंक मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो जज थे, इस वजह से भी मैं थोड़ी सी इस फील्ड से इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन मेरा जो पैशन है वो मेरा अपना है कि मुझे कुछ ना कुछ अचीव करना है, इवन पाकिस्तान में या फिर किसी भी मुल्क में जहाँ पे मैं प्रैक्टिस करूँगी लॉ की फील्ड में। ज़बरदस्त। ये देखिए, ये हमारा ये टैलेंट है हमारा, और इन्होंने ही तामीर और तरक्की के ये सफ़र को आगे लेके जाना है। जाफरी से हम एक गाना ना सुन लें? एक गाना सुन लेते हैं और फिर हम राना आज़म से पूछते हैं कि आप 14 अगस्त कैसे मना रहे हैं। कहाँ जाफरी साहब? जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। 14 अगस्त तो बहुत अच्छे तरीके से सब मना रहे हैं और हम भी 14 अगस्त वाले दिन ज़ाहिर है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि फ़ायज़ा कोई फरमाइश करना चाह रही है? फरमाइश नहीं, मैं कामरान से ये पूछना चाह रही थी कि मैंने चूँकि देखा है आप अब्रॉड भी इवेंट्स के लिए जाते रहते हैं, तो कभी ऐसा हुआ होगा कि 14 अगस्त आपने वहाँ भी मनाई होगी, तो वो एक्सपीरियंस बताएं कैसा मुल्क से बाहर। 14 अगस्त मैंने UAE में 2022 की जो थी वहाँ बनाई थी। अच्छा। और बहुत बिजी शेड्यूल था हमारा। पाकिस्तान में तो मतलब यहाँ पे सीजनली काम हो रहा होता है, आपको पता है भी इस तरह के हालात हैं यहाँ पे। तो अच्छा कोई सीज़न आ गया, दिसंबर का आ गया या इस तरह अगस्त का आ गया या ईद के सीज़न आ गया तो प्रोग्राम सेलिब्रेट होते हैं, बट वहाँ आपको वो पैट्रियोटिज्म देखने को मिला जो यहाँ मिलता है? मतलब यहाँ की तो और यहाँ तो भरपूर मनाते हैं ना, तो भरपूर मनाते हैं, लेकिन वहाँ पे जहाँ जहाँ पाकिस्तानी आबाद हैं तो सब मनाते हैं अपने अपने तौर पे। मनानी भी चाहिए। बल्कि कौन सा गाना? मेरी एक वीडियो भी बड़ी वायरल हुई थी वहाँ पे 13 अगस्त की। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मेरी वायरल हुई थी, मैं उस वक्त दुबई में ही था। तो वहीं के लोगों ने मुझे मतलब आप कैप्चर किया और उन्होंने कहा कि आप अच्छा से कोई मिली नगमा सुनाएं। तो वो मिली नगमा मैंने वहाँ गाया तो उन्होंने अपने अपने मोबाइल से रिकॉर्ड किया, तो वो बड़ी वायरल हुई थी। जी जी बिल्कुल। कौन सा मिली नगमा हमें सुना रहे हैं आप? बल्कि मैं अभी आपको सुनाऊंगा, अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाइश भी की थी। मेरा स्टूडेंट है शायान, तो ये आपको एक अच्छा सा नगमा सुनाएगा और इसके बाद हम साथ ही हैं। शायान उस्ताद को बीट करते हैं या नहीं? इस कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। इस कौम की बड़ी हिफाजत का है इरादा, देश का ऊंचा नाम करेंगे ये है सबसे वादा। कुर्बानियां कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूं सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान।
मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान, मेरा पाकिस्तान, जानो दिल कुर्बान। कुर्बानियाँ कितनी देकर आजादी लाए, मैं तो ये चाहूँ सारी दुनिया ही ये जाने। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान, जहाँ से मेरा धरती पे ईमान। क्या बात है जी, जबरदस्त, बेहतरीन जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। और राना आजम साहब चूँकि हमारे पास मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने लोग हैं, सियासतदानों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। आज पार्लिमानी निज़ाम मुल्क में जायज़ है, तरक्की का सफ़र चल रहा है, उस तरक्की के सफ़र में आप लोग क्या कर रहे हैं? अपोजिशन पर किरदार होता है। राना साहब कैसे मना रहे हैं? 78 का हो गया पाकिस्तान। जी सबसे पहले तो सबको ये जश्न आज़ादी का महीना बहुत बहुत मुबारक हो। देखिए जी, ये 14 अगस्त जो है ना, ऐसे नहीं हमें मिली, इसके पीछे एक बड़ी कहानी है। 19 लाख कुर्बानियाँ हमारे जद ने दी हैं। जो कुर्बानियाँ थी हैं तो ये पाकिस्तान में ट्रू मिला है। ट्रू। और माजरत के साथ हम उन 19 लाख कुर्बानियों को भूल जाते हैं, ना उनके लिए आज तक किसी ने फातिहा का एहतमाम किया। ये करना चाहिए कि उनके लिए फातिहा को कोई ऐसी मजलिस, ऐसा मामला, ऐसे दुआएं फातिहा होनी चाहिए ताकि उनकी कुर्बानियों को याद रखा जाए। आने वाली हमारी नस्लें उन कुर्बानियों को याद रखें कि पाकिस्तान हमें ऐसे नहीं मिला। कहते हैं ना कि मेरे जद की कुर्बानियों का समर सब ने पाया। सही। मेरे जद की कुर्बानियों का समर सब ने पाया, सोए लोगों ने सुबह उठ के पाकिस्तान पाया। वाह। तो ऐसे भी लोग हैं ना जिन्होंने बस रात को सोए, सुबह उठा पाकिस्तान बन गया। नहीं, उनसे पूछो जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं पाकिस्तान। हम उन्हीं की औलादों में से हैं। मेरा पानीपत करनाल से ताल्लुक़ है, राजपूत चौहान मेरा कबीला है। हमने बड़ी कुर्बानियाँ दी, मुल्क हासिल किया। तो इंशाअल्लाह ताला हम हर साल की तरह इस साल भी बड़ी धूमधाम से 14 अगस्त मनाएंगे, क्योंकि मुल्क हमारा है। क्या बात है। ये उस धूमधाम में कहीं गम तो नहीं है ना आपको, वानी का वो जो जेल में? नहीं देखिए, वो उसने बोला कि 14 अगस्त आपने पहले से ज्यादा पुरजोश और जज्बे के साथ मनानी है। क्या बात है। उन्होंने हमेशा जो ना पाकिस्तान के एंटी कोई बात नहीं की, पाकिस्तान के हक में बात की है। और आज वो अगर वो जो जेल में है, वो इस कौम के लिए जेल में है, हकीकी आजादी के लिए जेल में है, जो काबज हुए हैं इस मुल्क पे कब्जा किया हुआ। इंशाअल्लाह ताला असल जश्न हम तब मनाएंगे जब हम इन काबजिन से सही मायनों में आजादी हासिल करें। मतलब अभी जश्न असल बाकी है, ऐसे ही है राणा साहब? बिल्कुल हाँ, पिक्चर बाकी है। देखिए जी, बात 14 अगस्त तो हमारे जद ने जो कुर्बानियाँ दी तो और हम मनाएंगे इंशाल्लाह, वो रीत है। असल में 14 अगस्त के बाद जो जिन लोगों ने इस हुकूक पर कब्जा किया, और अगर 14 अगस्त जो आप कह रहे हैं, अल्लाह करे आपकी बात सही साबित हो, कहीं ऐसा ना हो कि वो साहब जेल से बाहर आके कहें कि मुझे माफ कर दो, देखिए पाकिस्तान फिर क्या होगा? फिर खुशी मनाएगा राना आजम? एक लीडर भी आज़ाद होना जरूरी है। हाँ, देखिए जी, बात ये है, वो भी तो जरूरी है। वो माफ़ी मांगना होता ना 2 महीनों में, जैसे पुराने लीडर माफी एग्रीमेंट करके मुल्क छोड़ के चले गए, वो नहीं गया, वो डटा हुआ है। लोग उनकी मिन्नत कर रहे हैं, बाहर आ जाओ जी, माफ करो, बस हम थक गए हैं, बाहर आ जाओ। वो कहता नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो करोगे तो मैं बाहर आऊँगा। जबरदस्त। चले राना, ये बताएं कि सिंध में चूँकि वैसे तो पूरे पाकिस्तान में आप अपोजिशन को लीड कर रहे हैं, चले मुझे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि साजिद भाई सवाल पे आप ब्रेक पे जाएं, जवाब राना से बाद में लिएगा। राना साहब चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साहब ताल्लुक़ है, और हमाद अदर साहब हुकूमत के हो गए, बाय बाय कह गए, PTI को खैर बात कह गए, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना बाकी है, अभी चीज़ें होना बाकी हैं, लेकिन ये कि हुकूमत ने उनको गले लगा लिया है और वो उनके गले लग चुके हैं। ये वही हमाद अज़हर हैं जो बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे बानी PTI के हक़ में। एक वक्फ़ा लेते हैं सर, वक्फ़े के बाद आते हैं। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर आपके और मेरे लिए सूरज की
की रोशनी का इशारा। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजे दिल से, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। ब्रेक के बाद सर खुश आमदीद, और सिलसिला जारी है, हमारा प्रोग्राम जारी है। और राना साहब से हम ब्रेक से पहले पूछ रहे थे, राना साहब अब क्या है फ्यूचर प्लानिंग आपकी, क्या है मुल्क के लिए आपने क्या करना है? कुछ बैठ जाएं, आएँ हुकूमत के साथ बैठें और मुल्क की तरक्की खुशहाली के लिए काम करें। मरीम नवाज़ साहिबा कह रही हैं कि आएँ हमारे साथ बैठें, और आपके हमाद अदर भी बैठ गए, आप भी आएँ बैठें, आएँ मुल्क के लिए काम करें। वो लोग काम करें तो आप काम करें और करने दें, जिएँ और जीने दें। राना साहब। साजिद भाई, पहली बात तो यह है कि हमाद अजहर हो, कोई भी हो, सब पार्टी छोड़ जाएंगे, इमरान खान को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इमरान खान एक ब्रांड है, वो इस कौम के लिए खड़ा हुआ है। वो जब जेल से बाहर आएगा वो सिफर से ना नए सिरे से पार्टी खड़ी कर लेगा। दूसरी बात, वो कह रहे हैं हमारे साथ बैठो। बात यह है कि उन्होंने 8 फरवरी के बाद जो ना इस कौम का वोट चोरी किया, इस कौम का मैंडेट चोरी किया, वो एक चोर के साथ हम कैसे बैठ जाएं? उन्होंने चोरी की है और चोर के साथ बैठ जाए, भाई यहाँ हम आपके साथ बैठ जाए। चोर के तो हाथ काटने चाहिए। बिल्कुल। वो कह रहे हैं हमारे साथ बैठ जाए। इंशाल्लाह वक्त आएगा कि उनको अवाम अभी जूते मार रही है, वो निकल नहीं सकते बगैर प्रोटोकॉल के, बगैर कहीं के, बिल्कुल रोड खाली करवा के उसके बाद घरों से निकलते हैं। इंशाल्लाह वक्त आ गया, अवाम ने इनका जो है घराव करना शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह आने वाला वक्त बताएगा कि ये अवाम जो है ना बाशऊर अवाम है। पाकिस्तानी कौम बड़ी बहादुर कौम है। जब इंडिया की जंग लड़ी थी, हमने सख्त इख्तलाफात बढ़ा के, क्या बात, अपनी फौज के साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि वो वक्त हमारा, ठीक है, अपने लड़ाई झगड़े अपनी जगह, मगर हम दुश्मन को अपने ये मौका नहीं देंगे कि वो हमारे घर में घुसे और हमें मारे। हम इंशाल्लाह उसकी टांगे नहीं तोड़ देंगे। क्या बात है, क्या बात है। रविया से बिल्कुल बात करते हैं। रविया, आपने भी कहा कि पॉलिटिक्स की तरफ आपका रुझान है और आप पसंद करती हैं इस पर बात करना, तो ये बताइए कि पाकिस्तानी जो यूथ है वो हमारे पॉलिटिशियंस से और पॉलिटिकल निज़ाम से आई थिंक थोड़ी सी डिसअपॉइंट हैं। आप डिसअपॉइंट हैं या क्या सोचती हैं इस बारे में, और हमारा फ्यूचर इस हवाले से क्या है? मैं अपने लिए बात करूं या मैं अपनी पूरी जो यंगर जनरेशन है उसके लिए बात करूं, तो जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा लोगों को मैं जानती हूं जो कि एक पॉलिटिशियन से नहीं, सारे पॉलिटिशियन से डिसअपॉइंटेड हैं। क्योंकि हमारा जो लाइफ टाइम है उसमें तो हमने कभी मतलब कराची को या पाकिस्तान को एक तरक्की याफ्ता, बहुत तरक्की याफ्ता हालत में नहीं देखा। तो इस वजह से जो यूथ है वो ना वोट देना चाहती है ना कुछ। ये चीज़ें ज़ाहिर है, लोग हैं जो कि पैशनेट हैं, जो वोट देते हैं, जाके लंबी लाइनों में लगते हैं, लेकिन एक ऐसा सेक्टर भी है जिन्होंने जो वोट नहीं देना चाहते, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी वोट नहीं दिया और ना वो कभी देंगे, बिकॉज़ उनको यही लगता है कि उनके वोट की कोई अहमियत नहीं है। मैं समझती हूँ कि वोट की अहमियत होती है, लेकिन ये चीज़ सबको रियलाइज़ करवाना ये मुश्किल है, क्योंकि वो उसके रिजल्ट्स ही नहीं देख पा रहे हैं। रिजल्ट नहीं मिलते, बिल्कुल ऐसा ही है। अपने ना टैक्सेस के रिजल्ट देख पा रहे हैं, ना अपने वोट के रिजल्ट देख पा रहे हैं, तो कैसे वो क्यों मोटिवेट हो गए? जी बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने वोट दिया अभी तक? अभी मैं दूंगी, मेरा फर्स्ट वोट होगा। किसको देंगी अगर वोट देना चाहें तो? ये किसको तो मैं देंगी? उसी वक्त सोचूंगी। अच्छा, वैसे आपको कोई फेवरेट पसंदीदा कोई सियासतदान? नहीं, कोई पसंदीदा सियासतदान नहीं है। कोई खातून सियासतदान? आसिफा भुट्टो हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, बहुत सारे हैं, उस्मा बुखारी हैं। हाँ, किसकी पर्सनालिटी आपको अट्रैक्ट करती है सियासत के हवाले से अगर बात की जाए तो? सियासत में नहीं, मुझे ऐसी जो प्रोमिनेंट फिगर्स हैं मुझे इतना मैं नहीं इंस्पायर नहीं। चलें ऐसे पूछ लेते, ओवरऑल आपकी फेवरेट पर्सनालिटी इन पॉलिटिक्स? नहीं, जनरल, आप किसी भी शोबे से उनका ताल्लुक हो। पाकिस्तानी होना ज़रूरी है? नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है। अच्छा, मैं बता देती हूँ, पाकिस्तानी नहीं है लेकिन एक पॉलिटिशियन है, यूएस की कांग्रेस वुमेन है, एक रिप्रेजेंटेटिव इल्हान ओमार नाम है उनका, मुसलमान है वो। तो वो सेकंड मुसलमान फीमेल कांग्रेस वुमेन है वहाँ की, मुझे वो पसंद है। क्या बात है। चलें अब क्योंकि हम इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं तो राना साहब से एक मैसेज हम ले लें। राना साहब,
आप पीटीआई वाले क्या सोच रहे हैं, क्या मैसेज देंगे नौजवानों को, कराची वालों को क्या मैसेज देंगे, 14 अगस्त कैसे मनानी चाहिए? मैं जी अपने पीटीआई की और पूरी कराची ऑपरेशन की कौम से दरख्वास्त करूँगा कि 14 अगस्त जो है एक अपने दिल से और मोहब्बत के साथ झंडे लगाएं अपने घरों पे और रैलियाँ निकालें और इंडिया को बता दें कि पहले से ज़्यादा तादाद में लोग बाहर निकले, इंडिया को बता दें पाकिस्तान कल भी मुतहद थे और आज भी मुतहद हैं। और बानी पीटीआई इमरान खान से जेल में मिलने भी जाएं, वो बेचारे कैद है ना। नहीं, अगर वो देखे जी मिलने दें ना, वो देखे अगर टिकट लगा दे ना, ये पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा। सही बात है। बानी उसे मिलने का, खुदा की कसम, पाकिस्तान का कर्जा उतर जाएगा अगर उनको मिलने के। मतलब क्या टिकट, मतलब 1 लाख रुपए रख दें, 1 लाख रुपए टिकट मुलाकात का। अच्छा, पूरा पाकिस्तान मिलने चला जाएगा। मैं कहता हूँ कर्जा उतर जाएगा पाकिस्तान का। सही। हाँ, 1000 तो मैं कहूँ 1 लाख रुपए देने के लिए दिया। अच्छा, नहीं तो फिर ऐसे तो वो आपके बानी बड़ी टेलीथॉन किया करते थे कि यार वो यहाँ से आ रहे हैं, करोड़ों डॉलर यहाँ से आ रहे हैं, एक कॉल पे। लेकिन वो सड़क बदकिस्मती के साथ, अब बुरा ना मान जाए, वो सड़क बनवाते थे घड़ी के पैसों से। देखो ये तो प्रोपेगेंडा है, उनको कुछ मिला ही नहीं आज तक। अच्छा, कितने केसेस, 200 से ज्यादा केसेस, कुछ भी नहीं मिला। चलिए सड़क ही बनवाई ना उन्होंने, अपना महल तो नहीं बनवाया। चले फायदा बुरा मान गए भाई। चले जाफरी से गाना सुनते हैं ना यार, हम हमारे जाने का भी वक्त हो रहा है। जाफरी भाई से कोई गाना भी अच्छा हम सुने। जाफरी साहब जी बिल्कुल, आप सब व्यूअर्स के लिए और आप जो मेहमान हैं उन सब के लिए खूबसूरत सा एक गाना जो बल्कि हमारे लिए बल्कि इस पूरी दुनिया के लिए सदाबहार है, तो वो आप सबको डेडिकेट करें। ऐसी ज़मीं और आसमां, इनके सिवा जाना कहाँ, बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। दिल दिल से मिलते हैं तो प्यार का चेहरा बनता है, चेहरा बनता है। फूल की लड़ी में फिरोए तो फिर सहरा बनता है, सहरा बनता है। Come on everybody, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। हर अपना तो सबको जी जान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। हमको बस अपने ही अरमान से प्यारा लगता है, प्यारा लगता है। दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जहाँ जहाँ पाकिस्तान। चले जी, अब ऐसा कैसे मुमकिन है? जाफरी साहब से भी तो मैसेज लें, अच्छे अच्छे हमें गाने सुना रहे थे। जाफरी साहब आप भी तो मैसेज देना आज के दिन के हवाले से। जी बिल्कुल, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आज़ादी को एक बहुत अच्छे तरीके से मनाएं। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि आप आपे से बाहर हो जाएं। आज़ादी को आज़ादी समझ के अपने आप को इतना ज़्यादा ग्रूम करें, इतना ज़्यादा अच्छा बनाएं कि आने वाली जो आज़ादियाँ हैं और आने वाले जो दिन मंचलों को भी तो मैसेज है ना, वो रात को 13 को रात को निकल जाते हैं। ये उन्हीं के लिए मैसेज है, ये उन्हीं के लिए है, बिल्कुल। मैंने वो एक अल्फाज थोड़ा सा चेंज करना, तो वो मैंने सिर्फ कैमरे के लिए वो चेंज नहीं किया कि आज़ादी में आप आज़ाद हों बेशक, लेकिन कपड़ों से बाहर ना हो। ठीक है, तो प्लीज़ आप आज़ादी में अपने मुल्क का ख्याल करें, अपनी फैमिलीज़ का ख्याल करें और दूसरों की फैमिलीज़ का भी ख्याल करें। बिल्कुल, और अपने आप को अपने मुल्क के लिए बेनिफिशियल बनाएं, कुछ कोई फ़ायदा पहुंचाएं, इंडिविजुअली काम करें, थोड़ा थोड़ा हिस्सा डालें सब। ख़ास तौर पे जो हम यूथ हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि हम तरक्की से बहुत ज़्यादा दूर हैं। सारा का सारा ब्लेम जो है वो दूसरों पे ना डालें, अपना भी कुछ हिस्सा डालें।
क्या बात है। और फिर वो जो मंचले हैं जो साइलेंसर बाइकों के निकालते हैं, अजीब व गरीब कपड़े पहनते हैं, और फिर वो रात 13 अगस्त की रात को निकलते हैं और फिर वो सुबह घर आते हैं और मुतादिद एक्सीडेंट्स होते हैं, अफरा तफरी होती है। तो इन चीज़ों से ज़रा गुरेज करें। आपकी वजह से बहुत सारे लोग सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। मैंने ऐसे कई वाक़यात ऐसे आई विटनेस हूँ, मैंने खुद देखे हैं कि किसी एक की गलती की वजह से बेगुनाह मारे जाते हैं। तो इन लोगों ये आज़ादी मनाने के कुछ और भी बड़े तरीके हैं, तो इन तरीक़ों से ज़रा दूर रहें। और मैं तो ऐसे मंचलों को इनवाइट भी करूँगा कि आप ज़रा मेरे शो में आएँ और हम मुझ समेत बहुत सारे लोगों को बताएं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपसे पूछूं कि ऐसा क्या आपको फ़ील होता है कि आप लेट के मोटरसाइकिल चलाते हैं, ऐसा वो मिल के आपको क्या राहत मिलती है? घर में लेटना नसीब नहीं होता ना, हाँ, इसलिए वो रोडों पे लेटते हैं बेचारे। कुछ जब आप साइलेंसर निकाल के शोर करते हैं उससे आपको क्या ऐसी रूह को तस्कीन मिलती है? चले रविया, क्या मैसेज देंगी? मैं ये मैसेज दूंगी, जैसे कि अभी बात हो रही थी कि हमने अभी जंग जीती, तो मैं समझती हूँ कि एक जंग तो वो होती है फिज़िकली जो हमारी आर्म फोर्सेस लड़ती हैं, और एक होती है हमारी टेक्नोलॉजी के साथ, हमारी एजुकेशन के साथ, कि हम अपने आप को कितना बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं पूरी दुनिया को। तो जैसे कि आप अभी कह रही थी कि कुछ कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए हर एक को, स्पेशली जो यूथ है उसको अपने मुल्क की तरफ कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करनी चाहिए। मैं समझती हूँ कि किसी ना किसी को सबको कुछ ना कुछ छोटा मोटा इनिशिएटिव स्टार्ट करना चाहिए। स्टार्ट नहीं कर रहे तो किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करें। कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए आपकी लाइफ में जिससे आपको कुछ नहीं मिल रहा, जो जो आपके मुल्क की तरक्की और बेहतरी के लिए हिस्सा बन रहा है। और अपने आप को एजुकेट करें। इवन अगर आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, जितनी भी आपके पास रिसोर्सेज हैं, अपने आप को एजुकेट करें ताकि आप किसी और मुल्क के सामने, किसी और इंसान के सामने आप अपने आप को, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर सकें। बिल्कुल। और अब तो मेरे ख्याल आसान हो गया है, पहले से ज़्यादा आसान हो गया, क्योंकि हम सबके पास टेक्नोलॉजी है, मोबाइल्स हैं, घर में इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, तो बहुत आसान है, इतना मुश्किल नहीं है कोई भी अवेयरनेस आपको हासिल करना, या इवन घर बैठे तालीम हासिल करना भी। कोविड के टाइम पे हमने देखा कि लोगों ने ऑनलाइन एजुकेशन हासिल की, एग्जाम बड़े बड़े एग्जाम्स पास किए, तो बहुत आसान है। अब बस ये कि इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। और मुझे फ़ायदा और हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए, और शुक्रिया आप सबका, आप मेहमानों का, आप सुबह सुबह तशरीफ़ लाते हैं। रहमान भाई हमारे आज का दिन काफ़ी उनका मसरूफ़ रहा, बैक टू बैक शोज़ वो देख रहे हैं, और फिर एक काम नहीं करते ना, वो बेचारे माइक भी वो सेट करते हैं, ऑडियो को भी वो सेट करते हैं, आजकल वो कैमरे के फ्रेम भी वो सेट कर रहे हैं। अब वो शायद सीनियर प्रोड्यूसर बनने की दौड़ में, तो रियली अप्रिशिएट। तरक्की खुशहाली ऐसी आती है कि आप अपने काम से संजीदा हों, तो फिर मंजिल दूर नहीं है। फिर मैं शुक्रिया अदा करूँगा आले अब्बास का भी, वो बेचारे अकेले हैं, वो भी 10 काम अकेले खुद देख रहे होते हैं, इधर भाग उधर भाग। रहमान, आले हमारी ये बैक हैंड के लोग हैं, बड़ी सपोर्ट करते हैं। शहजाद, जाहिद भाई, बाबू भाई और दीगर लोग हैं। तो आप लोग बोलते होंगे अजीब व गरीब ये नाम कैसे ले रहा है। स्क्रीन पर भी आप इनको बहुत जल्द देखेंगे। सॉरी, मैं तो नजर आ रही हूं ना, वो लोग नजर ही आ रहे हैं। हमारे स्टिल फोटोग्राफर भी हैं सलमान सर, और सलमान को तो मैं बोलता हूँ यार सलमान ये काम कर दो, यार सलमान यार ये फ़ोटो खींच दो। तो सलमान भी मुतादिद काम कर रहा है। और ये जो नौजवान है ना, हमारी ख्वाहिश है कि कल ये भी हमारी नशिस्तों पर बैठें इंशाल्लाह। और वो आदमी जो इस सीट के काबिल नहीं है, इस सीट में सिर्फ होस्ट नहीं, राना आज़म की सीट है, भाई की सीट है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, तो अगर वो कैपेबल नहीं है, एलिजिबिलिटी उनके पास नहीं है, सिफारिशी हैं, तो वो बाय बाय करें भाई, निकलें, किसी और को आने दें। टैलेंट का हमारे यहाँ कोई मसला नहीं, टैलेंट बहुत लोग हैं, लेकिन सिफारिश कल्चर, अकरबा परवरी की जद ये मुआशरा चढ़ा हुआ है। इसी उम्मीद के साथ मेरा मुल्क शाद आबाद रहा। मुझे साजिद फ़ायदा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे वीनस के साथ, सुनहरी रोशनी के साथ, साए का पीछा करते हुए सजीद हुसैन, खुशी के साथ ऑन एयर, आपके और मेरे लिए सूरज की रोशनी का इशारा। दरख्तों में परिंदे गुनगुनाते हैं, नर्म ठंडी और पूरा सुकून हवा का झोंका, चाय का एक कप, इतनी छोटी मुस्कुराहट छुपाने के लिए।